वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी और विविध चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये फिजिक्स की आखिरी क्लास होने वाली है। इससे पहले जो क्लासेस आई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो है कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर रिवीजन किया जाता है, जिसमें हमने बायोलॉजी, पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी अभी चल रही है, इकोनॉमिक्स जो है उसको यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देखिए, क्योंकि आप लोगों को वो एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो पिछली क्लास में हमने जो फिजिक्स की थी उसमें हमने विद्युत सेल के बारे में समझा था। यहाँ पर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनका एक बार प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जिनको चार्ज किया जा सकता है, जबकि प्राथमिक सेलों को चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल के प्रकार थे लैंग्लाशियस सेल, डेनियल सेल, वोल्टियर सेल और मरकरी सेल। और यहाँ पर जो द्वितीयक सेल हैं उसके एग्जाम्पल थे इन्वर्टर और शीशा संचयन सेल। तो ये सब हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम जो है रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर देखने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता, इसको हम लोग समझते हैं। वे तत्व जो है स्वयं कुछ किरणों जैसे कि अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। जो यहाँ पर जो तत्व हैं धीरे धीरे वो अपने आप अल्फा बीटा किरणें उनसे निकलती रहती हैं और उनका उत्सर्जन होने के बाद वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उन तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और रेडियम। ये जो तत्व हैं ये धीरे धीरे क्या होगा, इनसे रेडिएशन निकलता रहेगा। और रेडिएशन कैसे होगा, अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में होता है। और ये धीरे धीरे जब बहुत टाइम हो जाएगा तब जब इनसे किरणें निकलना बंद हो जाएंगी तो ये तत्व अपने आप समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है बैकुरल ने जो है 1885 में पहला रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम U-92-235 की खोज की थी। तो इन्होंने जो है बैकुरल ने पहली बार जो है 1885 में रेडियो एक्टिव तत्व खोजा था, उसका नाम था यूरेनियम। और यूरेनियम का जो अयस्क है यानी कि ओर जो होता है वो होता है पिच ब्लेंड, जो है यहाँ पर पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क होता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं। जो सेकेंड रेडियो सक्रिय तत्व है उसका नाम है रेडियम और इसको खोजा था मैडम क्यूरी ने। यहाँ पर इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए दिया गया था। तो एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि H लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 है और ये नीचे 1 लिखा है। तो नीचे जो होता है ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। ऊपर जो तत्व होता है उसके लिखा होता है वो होता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान मानी यानी कि मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि जेड, ये होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि जेड जो है 83 या उससे अधिक हो, तब वे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। मतलब कि 83 या फिर उससे अधिक जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है उनको हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर जेड जो है 82 है तो ये हो जाएगा पीबी, यानी कि लेड का जो है 82 जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, तो ये क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा। और इसके ऊपर क्या है, जेड यहाँ पर 83 है किसका, बिस्मथ का, तो ये हमारा जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके अलावा यूरेनियम का जो जेड है यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 92, तो इसलिए ये भी होगा क्योंकि ये 83 से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान भी रखें। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कुल जो तत्व होते हैं वो 118 होते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं इनसे किरणें उत्सर्जन होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अभी पहले इसको देखा था, ये क्या है, अल्फ़ा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें हैं और गामा किरणें हैं। तो अल्फ़ा वाला जो साइन ये है, बीटा का ये साइन हो जाएगा, गामा का ये साइन है। और इन किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, कब, 1902 में। और इनको बोलते हैं रेडियम तत्व से उत्सर्जन जो है, इसकी खोज जो है रेडियम से तत्व जो हैं इनकी खोज जो की थी यहाँ पर रदरफोर्ड के द्वारा इनकी खोज की गई है इन किरणों की। नेक्स्ट है अगर हम लोग उत्पत्ति की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है उत्पत्ति दी हुई है, आवेश दिया हुआ है,
यानी कि जो किरणें हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इन पर आवेश यानी कि चार्ज कौन सा होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो जो है अल्फ़ा किरणें हैं उनका जो उत्पत्ति है वो नाभिक से होती है, बीटा की भी नाभिक से, और नाभिक से ही गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। नाभिक जो हमारा हो जाएगा, जैसे कि ये मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट है, उसके बीच में नाभिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर होते हैं बीच में, यहाँ पर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक से ही जो है अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। इन पर आवेश यानी कि चार्ज कैसा होता है, तो अल्फ़ा जो किरणें हैं उन पर जो है धनावेश यानी कि प्लस चार्ज होता है, बीटा किरणों पर ऋणावेश यानी कि माइनस चार्ज होता है, और जो हमारी गामा किरणें हैं ये उदासीन होती हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर इनको हम लोग लिखें तो यहाँ पर जो है एक हीलियम का ये एटम है 2He4, यहाँ पर ये एटम हो जाएगा, और परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पर 2 है, और मास जो है हमारा एटॉमिक मास जो है ये हो जाएगा 4 हीलियम का। तो अल्फ़ा किरणों जो है ये इसके बराबर होती हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 4 चार्ज जो है इस पर होता है 2 + 2e आवेश इस पर चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बीटा किरणों में देखें तो ऋणावेश यानी कि माइनस चार्ज होता है, तो इसको हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जो चार्ज हो जाएगा एक कुलाम के यहाँ पर कुलाम है 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम इस पर चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का भी जो चार्ज है यही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम होता है, और ये उदासीन है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि भेदन क्षमता अल्फ़ा बीटा गामा किरणों में किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो भेदन क्षमता जो है इधर से अल्फ़ा से जो है इधर बीटा और गामा की तरफ जो है बढ़ती है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा गामा किरणें जो होती हैं इनकी सर्वाधिक भेदन क्षमता होने वाली है, और जो गामा किरणें हैं इनको हम लोग कैंसर के उपचार में भी प्रयोग करते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा जो है भेदन क्षमता किसकी हो जाएगी, गामा किरणों की हो जाएगी, ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक नियम है जो कि सोडी फजान का नियम है, ये आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा, तो इसके माध्यम से हम लोग जो है कुछ समझते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा उत्सर्जन हो रहा है मान लेते हैं, तो इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार जो है परमाणु क्रमांक यानी कि Z में 2 से कमी की जाती है, और द्रव्यमान संख्या में जो है यहाँ पर A है इसमें 4 से कमी की जाती है, किसमें, अल्फ़ा यहाँ पर उत्सर्जन अगर होता है, बीटा अगर उत्सर्जन हो रहा है तो इसमें Z में जो है यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि करते हैं और A में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गामा उत्सर्जन में क्या है, यहाँ पर जो है इस नियम के अनुसार Z और A यानी कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर x कोई एलिमेंट है x 92 to 235 में से यहाँ पर 2 अल्फ़ा 1 बीटा और 4 गामा किरणें निकलती हैं तो Z और A पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि 2 अल्फ़ा है, तो पहले हमने यहाँ पर समझा भी है अल्फ़ा में क्या है, परमाणु क्रमांक में 2 से कमी करते हैं और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी की जाती है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो इसमें द्रव्यमान संख्या जो है उसमें 2 की कमी की जा रही है, और द्रव्यमान संख्या में 4 से कमी की जा रही है, और परमाणु क्रमांक में 2 से कमी की जा रही है, तो ये हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 हो जाएगा, और A जो है हमारा ये -8 हो गया। इसके बाद बीटा में आपने देखा था कि बीटा में जो Z है यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि की जाती थी, तो यहाँ पर 1 की वृद्धि कर दी जाएगी और ये +1 हो जाएगा। तो और गामा में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आप जानते ही हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए Z बराबर -4 + 1 + 0, तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। इसके अलावा A अगर को सॉल्व करें तो -8 और 0 0, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो ये -8 हो गया। अब इस एलिमेंट को देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी यही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना है हमको, जो इसका Z है यानी कि परमाणु जो इसका वो है क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो है, इसमें जो हम लोग है 3 की कमी कर देंगे तो ये 89 हो जाएगा, और Z यानी कि द्रव्यमान जो है यहाँ पर जो है हम लोग 8 की कमी करेंगे तो यहाँ पर 35 था तो ये 27 हो जाएगा। तो ये आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा।
आगे अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन यानी कि टूटना, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि जुड़ना। तो इनके बारे में देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि बड़े बड़े अणु जो हैं, जो बड़े अणु हैं वे छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना यहाँ पर नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके अलावा नाभिकीय संलयन में क्या है, तो यहाँ पर जो छोटे अणु हैं ये मिल करके जुड़ते हैं और बड़ा अणु का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। यहाँ पर विखंडन का मतलब क्या है, टूटेगा, और संलयन का मतलब जुड़ना। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर जो है नाभिकीय विखंडन के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की अगर बात करें न्यूक्लियर फ्यूज़न की, तो इसमें जो है एक एलिमेंट दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें टूटता है, विखंडन लिखा हुआ है यानी कि टूट रहा है। तो यहाँ पर यूरेनियम एक दिया हुआ है 92 यूरेनियम और 235 इसका मास हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है 92 है। और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन यानी कि बमबारी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की जा रही है। तो इससे क्या होगा कि ये टूटेगा। तो ये टूट के यहाँ पर 56 Ba141 यानी कि बेरिलियम बन गया और इधर क्रिप्टॉन में ये टूटा और यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो यह एक चैन रिएक्शन है यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जब तक ये यहाँ पर जो यूरेनियम दिया हुआ है जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐसे ही यहाँ पर टूटता रहेगा, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यहाँ पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है और ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। तो दो प्रकार की यहाँ पर चेन रिएक्शन होती हैं। जो हमारी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है और यहाँ पर जो है जिस पर नियंत्रण संभव नहीं होता है उसको अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा परमाणु बम यानी कि एटम बम जो है हमारा अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया पर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर बेस्ड होता है। और जो हमारा परमाणु बम है इसकी खोज जो है ओपनहियर के द्वारा की गई थी। और जो पहला परमाणु बम का जो प्रयोग है इसको किया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो कि जापान में है और यहाँ पर इसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है दूसरा वाला 9 अगस्त को, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान में ही किया गया था नागासाकी में और इसका नाम था फैटमैन। और ये दोनों जो बम हैं इनका प्रयोग जो है यूएसए के द्वारा जापान के ऊपर किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर। उसके बाद जो है वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जिस पर नियंत्रण संभव होता है उसको यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर यानी कि परमाणु भट्ठी जो होती है, इसको परमाणु भट्ठी भी कह सकते हैं परमाणु रिएक्टर को। तो यहाँ पर जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम लोग अपना ईंधन यानी कि बिजली जो है वो बनती है इससे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में। तो नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूज़न जो है इसमें क्या होता है कि जुड़ना होता है और इसमें जो है सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है यहाँ पर नाभिकीय संलयन ही होता है। यहाँ पर होता यह है कि छोटे जो अणु होते हैं ये बड़े अणुओं में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि सूर्य में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होती क्योंकि इसमें छोटे अणु जो हैं वो बड़े अणुओं में बदलते रहते हैं और एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होती रहती है। तो ऐसा होता है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पर कृत्रिम सूर्य जो है ये यहाँ पर मानव जो है चीन के द्वारा यहाँ पर कृत्रिम सूर्य जो है वो बनाया जा रहा है और भी जगह जापान में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये बन जाता है तो ये मानव जाति के लिए बहुत अच्छा भी होगा, अगर ये नहीं बन पाता है तो नुकसान भी इससे बहुत होने वाला है। इसके अलावा अधिक तापमान को सहने के लिए टोकामेक मशीन का अभी हाल ही में जो है निर्माण किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, टोकामेक मशीन जो है ये बनाई गई है किसके लिए, अधिक तापमान सहने के लिए। और जो हमारा हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बेस्ड होता है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न पर बेस्ड है हमारा हाइड्रोजन बम। और ये जो है एटम बम से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, 1000 गुना यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बम एटम बम से खतरनाक होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और ये कभी भी जो रिएक्शन है ये समाप्त नहीं होती है। और हाइड्रोजन बम की खोज जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मोनाजाइट मृदा जो होती है, इसमें भारत में यहाँ पर जो है मोनाजाइट मृदा जो है केरल में पाई जाती है और इसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। थोरियम जो है केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है
और इसमें क्या होता है, मोनाजाइट मृदा है, इसमें थोरियम पाया जाता है, ये भी यूरेनियम के टाइप का ही होता है। अब यहाँ पर यूज़ देख लेते हैं, कुछ दिए हुए हैं। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। और गले में थायराइड ग्रंथि में अगर कोई विकार होता है उसको दूर करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है और इसमें C14 कार्बन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की जांच करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसको। बायोलॉजी में हमने इसको कवर भी किया है। नेक्स्ट है विविध में देख लेते हैं। यहाँ पर गलनांक, हिमांक और कथनांक ये क्या हैं। तो यहाँ पर हमारा गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, कथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक में क्या है, बर्फ़ जो है पानी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ठोस जो है जिस तापमान पर द्रव में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी कि गलनांक उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बर्फ़ में नमक मिलाने पर बर्फ़ की गलन जो है कम हो जाती है। मतलब कि बर्फ़ में अगर हम लोग नमक अगर मिलाकर रख दें तो वो जल्दी से गलेगा नहीं। तो ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कुल्फ़ी वाला होता है, जो आइसक्रीम वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसमें नमक जो बर्फ़ में मिलाकर रख लेते हैं, जिससे कि हिम मिश्रण तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी जो कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम है वो गलती नहीं है आसानी से। हिमांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि पानी जो है बर्फ़ में बदल जाए, यानी कि द्रव जो है जिस तापमान पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसको यहाँ पर हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। मतलब कि पानी कोई भी लिक्विड है वो जो है बर्फ़ में बदल जा रहा है, तो उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है कथनांक यानी कि बॉइलिंग। एग्जाम्पल हो जाएगा पानी, यहाँ पर जो है अगर इसमें भाप बनने लगती है तो ये क्या है, बॉइलिंग होने लगती है, यानी कि द्रव जो है गैस में परिवर्तित जिस टेम्परेचर पर होता है उसको यहाँ पर बॉइलिंग कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर खाना जो है वो जल्दी पकने लगता है। ये भी पॉइंट आप जानते ही होंगे। अगर प्रेशर कुकर में दाब अगर बढ़ा दिया जाएगा तो जो है खाना जल्दी पक जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा, देखो यहाँ पर बर्फ़ से पानी बन रहा है और पानी से क्या होगा, अगर इसको भाप बन जाएगी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और गैस लिक्विड से गैस में कुछ कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें अणुओं की जो दूरी होती है, आप लोग ऐसा जानते भी होंगे कि सॉलिड में सबसे बिल्कुल पास पास जो अणु होते हैं वो रखे होते हैं, गैसों में कुछ उससे दूर होते हैं और यहाँ पर लिक्विड में कुछ उससे दूर होते हैं, गैसों में सबसे ज़्यादा दूर जो है अणु रखे होते हैं। और यहाँ पर तीनों क्या हैं, देखो यहाँ पर बर्फ़, पानी, भाप, तीनों क्या H2O ही है, लेकिन इसके 3 अलग अलग प्रकार हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि सॉलिड का पहले देखते हैं। सॉलिड में यहाँ पर जैसे जो अणु यहाँ पर रखा है ये थोड़ा सा दूर है और ये सॉलिड में है। अब इसको अगर लिक्विड में चेंज करना है तो इसको कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, तो अगर इसको जब लिक्विड में बदलते हैं तो इसके अणु क्या हैं, और दूर हो जाएंगे, यहाँ पर दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर जो ऊर्जा लग रही है उसी ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो ऊष्मा लग रही है उसी को जो है गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पर लिक्विड में जैसे कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम इसको अगर गैस में बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर फिर से ऊष्मा कुछ देनी पड़ेगी, लगेगी यहाँ पर, तो ये इसके अणु क्या हैं, और दूर हो जाएंगे, तो ये गैस में बदल जाएगा। तो जो यहाँ पर ऊष्मा लगेगी उसी को जो है लेटेंट हीट और गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो ऊष्मा लग रही है उसी को यहाँ पर गुप्त ऊष्मा कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अणुओं के मध्य दूरी बढ़ने पर गुप्त ऊष्मा का मान जो है बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है दूरी ज़्यादा हो चुकी है और अब अगर हम इसको गैस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा जो है वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दूरी क्या है, ज़्यादा हो चुकी है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसे समझ में ये आया कि अगर हम लोग ठोस से गैस की तरफ जाएंगे तो अणुओं में जो दूरी है वो बढ़ेगी और तो फिर क्या होगा, लेटेंट हीट भी जो है यहाँ पर जो गुप्त ऊष्मा है इसका भी ज़्यादा ये भी बढ़ने वाली है। एग्जाम्पल यहाँ पर है गर्म पानी की तुलना में भाप से जलना अधिक यहाँ पर जो है कष्टकारी होता है। ये भी आप जानते ही होंगे, जो हम लोग भाप से जल जाते हैं तो ज़्यादा लगता है यहाँ पर एज़ कंपेरिजन टू बर्फ़, गर्म पानी की तुलना में।
विशिष्ट ऊष्मा, अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो लगती है उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटा केजी इंटू केल्विन। सर्वाधिक जो है स्पेसिफिक ऊष्मा हीट जो है जल की होती है, कितनी है? 4200 जूल पर केजी केल्विन इसकी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जो है पानी की 4200 होती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो है सरल लोलक है यानी कि सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा पेंडुलम है, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो इसका धागा है और इसमें पेंडुलम का यहाँ पर शेप है, और इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर जो है ऑसिलेशन होगा, दोलन है, पहले क्या होगा, ये इधर मान लो जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा और फिर इधर आएगा, तो ये इसका एक कंप्लीट जो है रोटेशन हो जाएगा। एक कंपन इसका टोटल हो जाएगा ये एक दोलन, यानी कि एक ऑसिलेशन में इसको जो है एक कंपन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। यहाँ पर O से A जाएगा, O से पहले क्या है, यहाँ पर ये स्टिल पोजीशन पे है, O से A गया, फिर यहाँ से एक बार इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, तो ये इसकी क्या है, कंप्लीट एक साइकिल हो जाएगी। इसी को जो है आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन को पूरा करने में लगने वाले समय को ये पूरा एक कंपन होगा, इसको क्या है, आवर्तकाल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं फार्मूला जो एग्जाम में बहुत पूछता है, T इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो यहाँ पर L हमारा जो है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई हो जाएगी, G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछता है कि फार्मूला दे देगा और पूछेगा फार्मूला यहाँ पर क्या है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N L। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो हमारा टाइम भी बढ़ने वाला है, अगर लेंथ कम होगी तो टाइम भी कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है झूले पर झूलती रसगुल्ली के खड़े होने पर झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है, जिस कारण आवर्तकाल कम होता है और झूले की स्पीड तेज हो जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर झूला कभी झूला है, अगर हम लोग उस पर बैठ के झूला झूलते हैं तो उसकी स्पीड क्या है, धीमे रहती है। अगर हम लोग उस पर खड़े हो जाएं और ऊपर से उसको हाथ से अपने पकड़ेंगे खड़े होके, तो क्या होगा कि उसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाती है, तो जिससे क्या होता है कि झूले की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, अगर लेंथ जो है कम हो जाएगी तो टाइम भी क्या है, वो भी कम लगेगा, और इससे क्या है, स्पीड तेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। गर्मी में यहाँ पर क्या होता है कि तापमान ज़्यादा होता है, जिससे क्या है, लेंथ जो है वो फैलती है, प्रसार होता है, लेंथ क्या है, बढ़ जाती है। इससे जो है आवर्तकाल जो होता है ये भी बढ़ जाता है, यानी कि सुस्त हो जाता है, आवर्तकाल जो है ये ज़्यादा लगने लगता है लोलक में। यहाँ पर सर्दी में क्या है, सर्दियों में तापमान कम होता है, जिससे संकुचन होता है, जिससे प्रभावी लेंथ जो है वो कम हो जाती है और आवर्तकाल जो है ये तेज हो जाता है। मतलब कि सर्दियों में जो घड़ी है वो तेज चलने लगती है एज कंपेरिजन टू गर्मी। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर फार्मूला ही दिया हुआ है, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन G, यानी कि अगर G जो है हमारा ये G क्या है, ग्रेविटेशनल यहाँ पर एक्सीलरेशन है G जो हमारा है, अगर G बढ़ेगा तो टाइम क्या है, कम हो जाएगा, अगर G कम होगा तो टाइम क्या है, बढ़ने वाला है। और अगर हम लोग स्पेस में चले जाएं तो यहाँ पर G क्या है, वो बिल्कुल होता ही नहीं है, तो अंतरिक्ष में जो यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम है ये चलेगा ही नहीं, ये ख़राब वहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर G जो 0 हो जाएगा तो टाइम क्या है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये चलेगा ही नहीं वहाँ पे। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। इसके अलावा अभी फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अभी बचे हुए हैं, उसको हम लोग जो है आपको आगे कराते रहेंगे। इसके अलावा अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, उसको भी कवर किया जाएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।